नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा। आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको PDF वगैरह मिल सके। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ेंगे ना, तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। हर प्रकार के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। अगर आप दम लगा के दमदार तरीके से अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश, तो आपको करना क्या होगा? आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनका नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ, है ना। अगर आप नोट्स बना के पढ़ोगे तो आपको याद भी होंगे और आपके काम के आगे भी काम आएंगे, है ना। ये साइंस हो गई, मैथ हो गई, आगे भी काम आएगी, आपके भाई बहन के काम आएगी। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको नोट्स बनाने हैं, ज़बरदस्त से नोट्स, अद्भुत नोट्स जिसको बोलते हैं, वो बनाने हैं। और फिर देखना पढ़ने का मज़ा कैसे आता है और किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो मैं आज आपको लास्ट में बताऊंगा। किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से आपको याद होगा, सब बातें मैं बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे जनन तंत्र के बारे में। हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक आएगा वो इन्हीं से संबंधित आएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन का मतलब एक बच्चा किस प्रकार से जन्म लेता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है ना, वो प्रजनन की अवस्थाओं में आती हैं। किसके अंदर आती हैं? प्रजनन की अवस्थाओं में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो प्रजनन की अवस्थाओं का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन की अवस्थाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं, प्रजनन की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजनन की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है युग्मक जनन की। यानी जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है? तो बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है युग्मक जनन की। किसकी प्रक्रिया होती है? एक नंबर जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। ध्यान रखना है आपको, जो पहली प्रक्रिया होती है उसका क्या नाम है? पहली प्रक्रिया का नाम है युग्मक जनन। युग्मक जनन। एक नंबर जो प्रक्रिया है वो है युग्मक जनन, और इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। युग्मक जनन है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। यानी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इसी प्रकार से आपको याद रखना है। एक बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होगा? युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी। अब ये युग्मक जनन की प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे तो समझना, जो नर होता है उसमें वर्षण होता है और मादा होती है उसमें अंडाशय होता है। तो वर्षण और अंडाशय में जो युग्मक बनते हैं, युग्मक मैंने पीछे बताया था, तो जो वर्षण और जो युग्मक, जो अंडाशय है, उसमें क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। उस विधि को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन विधि बोलते हैं। तो समझना, वर्षण तथा अंडाशय में, वर्षण तथा अंडाशय में युग्मक निर्माण की विधि, युग्मक निर्माण की विधि युग्मक जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन कहलाती है। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई, मुझे पता है। मैंने क्या लिखवाया? मैंने आपको ये बताया है कि जो वर्षण होता है वो तो नर में होता है और जो मादा होती है उसमें अंडाशय होता है। तो वर्षण और अंडाशय में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। और युग्मक के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। युग्मक क्या करते हैं? मतलब नर के अंदर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा के अंदर युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। ये बात मैं पीछे बता चुका हूं। तो वर्षण और अंडाशय में युग्मक निर्माण की जो विधि होती है, उस युग्मक निर्माण की विधि को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्षण तथा अंडाशय में युग्मक निर्माण की जो विधि उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन विधि कहते हैं। अब
इससे आगे आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जो वर्षण होता है ना, वर्षण में युग्मक जनन की जब क्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, यानी वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया का मतलब जब वर्षण में युग्मक का निर्माण होगा तो किसका निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं। वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया से, वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया से, वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यानी जो वर्षण है उसमें युग्मक जनन की जब क्रिया होगी, युग्मक जनन की क्रिया होने का मतलब जब युग्मक का निर्माण होगा, यानी युग्मक का निर्माण होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन क्रिया कहते हैं। तो जब वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अंडाशय में युग्मक जनन की क्रिया से, युग्मक जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रहेगी, बिल्कुल रहेगी। यानी जब अंडाशय में युग्मक जनन की क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का। और जब वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। वैसे ये बात मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, यानी जो नर है वो तो युग्मक के रूप में किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का, और मादा युग्मक के रूप में किसका निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। और युग्मक निर्माण होने की जो विधि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। तो जब बच्चे का जो निर्माण होता है ना, जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले क्या बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। नर के शरीर में शुक्राणु बनेगा, फिर मादा के शरीर में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। यहां तक बात समझ में आई। फिर वो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। उस क्रिया को क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक दो बात इसमें और लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक प्रक्रिया बता रहा हूं कि भाई बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो बच्चा सबसे पहले तो बनता कैसे है, भाई बनने से पहले हमें क्या होगा, बनने से पहले नर के शरीर में शुक्राणु बनेंगे और मादा के शरीर में क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। फिर वो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद वो जो भ्रूण बनता है वो कहाँ जाता है, गर्भाशय में जाता है। और गर्भाशय में कई दिन तक वो क्या है, वहाँ अपनी वृद्धि करता है। और कई दिन वृद्धि करने के बाद वो गर्भाशय से बाहर निकल आता है। कहने का मतलब 4 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 4 प्रक्रियाएं। और उन्हीं 4 प्रक्रियाओं के ऊपर आज का टॉपिक चल रहा है। तो ये बात समझ में आई होगी। वर्षण और अंडाशय में युग्मक निर्माण की जो विधि होती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। और वर्षण में युग्मक जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। और अंडाशय में युग्मक जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रहेगी, मुझे पता है। अब एक बात और ध्यान रखना आपको, जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना, शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को, शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण की विधि को, अंडाणुओं के निर्माण की विधि को अंड जनन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन क्रिया कहते हैं। अंड जनन क्रिया कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बाबू अच्छे से। अंडाशय में शुक्र जनन की जब क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का। तो शुक्राणुओं के जो निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण, उस शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को हम क्या बोलते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और अंडाणुओं के निर्माण की विधि को हम क्या बोलते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन। ध्यान रखना ये बात। शुक्राणुओं के निर्माण की विधि को शुक्र जनन और अंडाणुओं के निर्माण की विधि को हम क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। याद रहेगी, बिल्कुल रहेगी। शुक्राणुओं के निर्माण की विधि शुक्र जनन और अंडाणुओं के निर्माण की विधि अंड जनन होती है।
अब शुक्र जनन हो गया, अंड जनन हो गया, यानी शुक्राणु का निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। अब वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, वो हमारा 2 नंबर पॉइंट आएगा। वो हमारा क्या आएगा, 2 नंबर पॉइंट आएगा। तो पहले आप इस युग्मक जनन की क्रिया को लिख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले युग्मक जनन की क्रिया हो गई, यानी कहने का मतलब युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। और शुक्राणु के निर्माण को शुक्र जनन और अंडाणु के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। दोनों को मिलाकर के क्या बोल देते हैं, युग्मक जनन बोल देते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर प्रक्रिया की ओर। अब इसके बाद क्या होगा भाई, शुक्राणु का निर्माण हो गया नर में, और मादा में किसका निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया। फिर क्या होगा, आपस में दोनों मिलेंगे। आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में मिलेंगे। शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो समझना उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो अगला जो पॉइंट आएगा 2 नंबर, वो आएगा हमारा किसका, अगला पॉइंट आएगा निषेचन का। अगली क्रिया क्या होने वाली है, निषेचन होने वाली है। 2 नंबर क्रिया होगी निषेचन की। किसकी क्रिया होगी, निषेचन की। अब निषेचन की क्रिया होती क्या है वो समझो पहले। निषेचन की क्रिया होती क्या वो समझना आपको पहले, कि जो मादा में जो उपस्थित अंडाणु हैं, मादा में तो अंडाणु हैं और नर में क्या है, शुक्राणु हैं। तो मादा के जो अंडाणु हैं वो मैथुन के समय नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं। समझना इस बात को। मादा, 1 मिनट भाई, ये ना इंक छोड़ रहा है, एक बार ये जो मार्कर है ये इंक छोड़ रहा है, थोड़ा सा इसका मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, है ना। मेरे हाथ सारे काले हो गए, खराब हो जाता है ये भाई, कभी कभी खराब हो जाता है ये, कोई बात नहीं। अब समझो अच्छे से, अब समझो अच्छे से कि जो निषेचन की क्रिया उसका मतलब क्या है, मादा में उपस्थित अंडाणु, मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के समय नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं, शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। यानी जैसे ही मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण होगा और नर के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होगा, फिर आपस में क्या करेंगे, वो मैथुन की क्रिया के साथ, यानी मैथुन की क्रिया के समय आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिल करके किसका निर्माण करते हैं, आते हैं, तथा युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे निषेचन कहा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं, निषेचन, जिसे निषेचन कहा जाता है। ये बात आपको याद रहेगी। देखिए, मादा के शरीर में अंडाणु थे, मैथुन की क्रिया हुई, मैथुन की क्रिया होने से नर क्या छोड़ता है, मैथुन की क्रिया के समय नर क्या छोड़ता है, शुक्राणु छोड़ता है। और वो शुक्राणु कहाँ पर किसके साथ मिल जाते हैं, वो शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाते हैं। और अंडाणु के साथ मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और उस भ्रूण को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। उस भ्रूण को बोलते हैं युग्मनज, यानी युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बाबू, ठीक है। और इस युग्मनज निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी अंडाणु और शुक्राणु का आपस में जो मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ध्यान रखना, निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो निषेचन की क्रिया फिलोपियन ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में। अब फिलोपियन ट्यूब होती क्या है, फिलोपियन ट्यूब का मतलब होता है अंडवाहिनी का मध्य भाग। ये बात मैंने आपको पीछे बताई थी। अंडवाहिनी का जो मध्य भाग होता है, उस अंडवाहिनी के मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी के मध्य भाग को फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इस अंडवाहिनी के मध्य भाग यानी फिलोपियन ट्यूब में ही क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है।
तो जो निषेचन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है। यानी ये जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं ना, वो कहाँ पर मिलते हैं, अंडवाहिनी के मध्य भाग यानी फिलोपियन ट्यूब में आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। और वो भ्रूण फिर कहाँ जाएगा, वो भ्रूण कहाँ जाएगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। देखो एक क्रम से याद रखोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेंगे। सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण होगा नर के शरीर में, मादा के शरीर में अंडाणु का निर्माण होगा। उस क्रिया को हम बोलते हैं शुक्रजनन क्रिया। क्या बोलते हैं, उस क्रिया को हम शुक्रजनन क्रिया बोलते हैं। सॉरी, शुक्रजनन नहीं, युग्मक जनन। नर में शुक्रजनन और मादा में अंडजनन, इन दोनों को मिलाकर के हम युग्मक जनन बोल देते हैं। फिर निषेचन की क्रिया होती है, यानी वो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज यानी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। फिर वो जो भ्रूण बनता है वो कहाँ जाएगा, वो भ्रूण जाएगा गर्भाशय के अंदर। कहाँ जाएगा, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर जाके वो चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्भाशय में जाके चिपक जाएगा। तो उस चिपकने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वो बात हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। फिर हम 3 नंबर चर्चा करते हैं। 3 नंबर, तो यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल आया। अब जो 3 नंबर है ना वो है विदलन। विदलन का मतलब होता है भ्रूण का रोपण यानी रोपना। भ्रूण है ना वो कहाँ जाके रोपित हो जाता है, गर्भाशय में जाके रोपित हो जाता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं, विदलन। तो जो 3 नंबर पॉइंट है हमारा प्रजनन की अवस्था का, वो है विदलन। 3 नंबर आपको ध्यान रखना, क्रम से विदलन। ये आपको क्रम से ही याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्रम से क्रिया होती है। विदलन या फिर भ्रूण का रोपण, भ्रूण का रोपण, भ्रूण का रोपण। अब ये याद आपको क्रम से रखने पड़ेंगे क्योंकि ये क्रम से क्रिया होती है। ये थोड़ी है कि भाई पहले बच्चे का जन्म हो गया फिर वो भ्रूण बनेगा, फिर शुक्राणु बनेगा, फिर वो निषेचन क्रिया होगी। ये नहीं होता, पहले क्रम से याद रखना पड़ेगा। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इस प्रकार से आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा और क्रम से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो विदलन या भ्रूण का रोपण, ये हमारी 3 नंबर पॉइंट है। अब होता क्या है, जो युग्मक जनन बना था, युग्मक जनन, वो युग्मक जनन नहीं, युग्मनज जो बना था, यानी भ्रूण और मतलब जो भ्रूण का निर्माण हुआ था शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जो युग्मनज बना था, जो भ्रूण का निर्माण हुआ था, वो भ्रूण कहाँ जाता है, वो भ्रूण जाता है कहाँ, हमारे गर्भाशय में। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो युग्मनज बना था, युग्मनज जो बना था यानी शुक्राणु और अंडाणु के मेल से जो भ्रूण बना था, युग्मनज बना था, युग्मनज में समसूत्री विभाजन से समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है तथा जो संरचना बनती है, जो संरचना बनती है उसे हम कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं, कोरक कहते हैं, उसे हम कोरक कहते हैं। समझना इस बात को। यानी जो युग्मनज बना था, यानी देखो ये है हमारा नर, ठीक है, ये हमारी मादा है, ये हमारी मादा है। तो पहले क्या होगा, इसके शरीर में शुक्राणु बनेगा, इसके शरीर में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। 1 नंबर क्रिया। इस क्रिया को हमने क्या बोला था, युग्मक जनन क्रिया बोली थी ना। फिर अंडाणु और इस शुक्राणु का आपस में मेल हो गया, इसको हमने बोला था निषेचन। क्या बोला था, निषेचन। और निषेचन से क्या बन गया था, एक भ्रूण बन गया था, यानी एक युग्मनज बन गया था। अब इस युग्मनज में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से जो संरचना बनती है उस संरचना को हम बोलते हैं कोरक। क्या बोलते हैं, कोरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरक। अब ये जो कोरक है ना, ये कहाँ जाता है, हमारे गर्भाशय में जाता है, मादा के गर्भाशय में जाता है। कहाँ जाता है, मादा के गर्भाशय में। ये जो कोरक है ये कहाँ चला जाता है, मादा के गर्भाशय में चला जाता है। और गर्भाशय में जाकर क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है, यानी रुप जाता है वहाँ पर। और फिर वो क्या करने लगता है, परिवर्धन करने लगता है, यानी वृद्धि करने लगता है। तो समझना, उसे हम क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। और ये जो कोरक है ना, ये कोरक, इसके बाद यह कोरक, इसके बाद यह कोरक गर्भाशय में स्थापित होकर क्या करता है, गर्भाशय में स्थापित होकर भ्रूण का परिवर्धन करता है, भ्रूण का परिवर्धन करता है। परिवर्धन करने का मतलब क्या होता है, ये वृद्धि करता है। क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये जो कोरक बना था, समसूत्री विभाजन से जो कोरक बना था, वो कोरक कहाँ चला जाता है, मादा के गर्भाशय में चला जाता है। और गर्भाशय में जाकर के वो क्या करता है, वो जो समसूत्री विभाजन से जो कोरक बना था ना, उस कोरक का क्या करता है, उस भ्रूण का क्या करता है, परिवर्धन, यानी उसको वृद्धि कराता है। क्या करवाता है, वृद्धि करवाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। यही प्रक्रिया
यही प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। भ्रूण का रोपण कहलाती है। यही प्रक्रिया को हम इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण का रोपण बोलते हैं। यानी जो भ्रूण बना था उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, उसको हम बोले कोरक, और कोरक फिर कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में जाके स्थापित हो जाता है और वहाँ पर उस भ्रूण को परिवर्धित करता है, यानी उसको वृद्धि कराता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण का रोपण बोलते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर पॉइंट हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इस प्रजनन की अवस्था का। प्रजनन की अवस्था का लास्ट पॉइंट जो है ना, अब वो क्या करता है, वो भ्रूण रोपण हो गया और वो भ्रूण क्या करता है, परिवर्धन करता है। अब वो 263 दिन, लगभग 263 दिन या फिर 9 महीने, लगभग 263 दिन या फिर 9 महीने गर्भ में वो पलता है। गर्भ में वो पोषण वगैरह सब कुछ करता है ना, वो भोजन भी करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, सारे काम करता है वो पेट के अंदर ही अंदर, यानी गर्भ के अंदर ही अंदर करता है। लेकिन 9 महीने के बाद वो शरीर से बाहर निकलता है। 9 महीने बाद वो शरीर से बाहर निकलता है। उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं, 4 नंबर पॉइंट होगा, प्रसव। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। प्रसव का मतलब उसको बोलते हैं डिलीवरी। क्या बोलते हैं, डिलीवरी। अब हम प्रसव के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिलीवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिलीवरी होती क्या है, डिलीवरी होती क्या है। अब समझना, भ्रूण गर्भाशय में विभिन्न विकास क्रियाओं से गुजरता है। विभिन्न विकास क्रियाओं से गुजरता है। विभिन्न विकास क्रियाओं से गुजरता है। अब विकास क्रिया का मतलब क्या है कि जब वो भ्रूण गर्भाशय में होगा तो उसके शरीर में सभी प्रकार की क्रियाएं होंगी, यानी वो वृद्धि भी करेगा, वो सांस भी लेगा, वो भोजन भी करेगा। उसको बोलते हैं विकास की क्रियाएं। उसको क्या बोलते हैं, विकास की क्रियाएं बोलते हैं। तो जो भ्रूण है वो गर्भाशय में सभी विकास की क्रियाओं से गुजरता है और सभी विकास की क्रियाओं से गुजरने के बाद वो शिशु क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। वो भ्रूण क्या हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, यानी पूरे बच्चे का जन्म रूप ले लेता है। और जब वो बच्चे का जन्म रूप ले लेता है तो वो उसका क्या होता है, जन्म होता है। उसका क्या होता है, जन्म होता है। वो योनि मार्ग से क्या करता है, बाहर निकलता है। योनि मार्ग से कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। तो समझना, भ्रूण पूर्ण विकसित होने पर भ्रूण पूर्ण विकसित होने पर योनि मार्ग से बाहर निकलता है तथा बच्चे का जन्म होता है। जैसे ही वो जो भ्रूण है वो शरीर के अंदर सारी क्रियाएं पूरी कर लेगा, यानी वो पूर्ण विकसित हो जाएगा। पूर्ण विकसित होने के बाद वो योनि मार्ग से कहाँ निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। इसका मतलब बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस क्रिया को हम प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस क्रिया को प्रसव कहा जाता है। इस क्रिया को प्रसव यानी डिलीवरी कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको एक छोटी सी एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछेगा कि प्रजनन की अवस्थाएं बताइए, प्रजनन की अवस्थाएं बताइए। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। ये रहेगा याद, बिल्कुल रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं, यानी सबसे पहले क्या होता है, ये नर है, ये मादा है। नर के शरीर में किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। मादा के शरीर में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। इसको बोलते हैं युग्मक जनन। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। फिर युग्मक जनन की क्रिया से ये अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं, आपस में मिल जाते हैं। मिलने से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। इसको बोलते हैं निषेचनी क्रिया। क्या बोलते हैं, निषेचनी क्रिया। फिर तीसरे में क्या होता है, ये जो भ्रूण है ये टूट जाता है ना, और इसको बोलते हैं कोरक। क्या बोलते हैं, कोरक बोलते हैं। और ये कोरक कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाके ये क्या करता है, स्थापित हो जाता है और वहाँ पर वो वृद्धि करता है। वृद्धि करने के बाद जब वो पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो गर्भाशय से बाहर निकलता है, योनि मार्ग से। योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। यानी बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। ये बात आपको याद रहेंगी, उम्मीद कर सकता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बाबू हमारा जो जनन तंत्र का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पाचन तंत्र पढ़ लिया, फिर हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था, फिर हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, हमने परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया, हमने जनन तंत्र पढ़ लिया।
पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, आपको समझ में भी आया होगा। हाँ, चैप्टर लंबा जरूर हो गया है, ये मैं मानता हूँ, चैप्टर लंबा हो गया है, लेकिन चैप्टर है ही बड़ा, 6 नंबर का चैप्टर है ही बड़ा चैप्टर, इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पूरा कोर्स करवाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे से आपको पढ़ना है बस। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके काम की चीज़ हैं, क्योंकि बच्चा आपको घर वाले पढ़ाते हैं, है ना। अब तो मौका दिया है भगवान ने आपको ऑनलाइन पढ़ने का, तो आप घर बैठे हैं आराम से अपने घर वालों के साथ, है ना, अच्छे से आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं घर वालों के साथ, फिर भी आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ऐसा मौका ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। सच कहते हैं लोग कि एक बार ज़िंदगी में मौका जरूर आता है, अगर आप उस मौके को दोनों हाथों से पकड़ लो, उस मौके को आप भुना लो, तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हो। अगर उस मौके को छोड़ देते हो ना, उस मौके को छोड़ देते हो, तो फिर आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास मौका आया है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। जो भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, उसको अच्छे से लिख लिया करो, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से लिख लिया करो। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। यानी पढ़ने का तरीका सीधा सिंपल सा है। जैसे आपको साइंस पढ़नी है, मान लो जैसे साइंस पढ़नी है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो भी मैं आपको करवाता हूँ ना, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले उसका नोट्स बना लीजिए। जो भी मैं आपको जैसे लिखवाता हूँ वैसे आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे भी मैं आपको लिखवाता हूँ वैसे नोट्स बनाने हैं। फिर उनको एक बार तुरंत पढ़ना है, एक बार आपको तुरंत पढ़ना है, एक बार तुरंत पढ़ना है। फिर आपको हर 7 दिन बाद आपको एक बार रिवाइज करना है। हर 7 दिन बाद अगर रिवाइज करोगे तो आपके कंठस्थ याद हो जाएगी साइंस, कंठस्थ याद हो जाएगी, कभी भी भूलोगे नहीं। और आपके नंबर आएंगे 90 यानी 95% से ऊपर, 95% से ऊपर आएंगे। और बच्चा मेरे जो मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास पढ़े हुए बच्चे हैं ना, मेरे पास पढ़े हुए बच्चे, उनके बहुत सारे नंबर आए हुए हैं। मेरे पास पढ़े हुए बच्चे बहुत सारे के नंबर आए हुए हैं। मैं आपको अभी तो थोड़ा सा दिखा देता हूं, अगर आप देख सको तो चलिए मैं दिखा देता हूं। ये वो बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़े हैं। मैं आपको बता दूँ, इस लड़की के 100 में से 100 साइंस के, इसके 98 हैं, इसके 90 हैं, इसके 91 हैं, इसके 89 हैं, इसके 92, इसके 93, इसके 96 और इसके 88, इसके 92, इसके 97, इसके 75 हैं, इसके 88 हैं, है ना, इसके 87 हैं, इसके इसमें नहीं लिख रखा है लेकिन इसके साथ 77 थे। इस प्रकार से ये बच्चे हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जो मैं यहाँ पर फोटो लगा नहीं सका हूँ। कम से कम मेरे पास 300 बच्चे पढ़ चुके हैं और 300 बच्चों में से लगभग 150 बच्चों के 80% से ऊपर नंबर आए हैं। लगभग 150 बच्चों के 80% से ऊपर। आपके भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, आपके भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो, है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से लिखना होगा, हर दिन आपको लिखना होगा और उसके साथ साथ आपको रिवाइज करना होगा। जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मैं आपसे दावा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात बताई हुई आपको समझ में आई होगी, आप लिखते होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों को जोड़ना है, जो भी आपके सहपाठी है ना उनको जोड़ लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा कोर्स करवाने वाले हैं। और ऐसा कोर्स करवाएंगे जो आपको ऑफलाइन स्कूल में भी नहीं करवाते, ऐसा कोर्स करवा देंगे बिल्कुल फ्री के अंदर, 1 भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, ये हम आपसे दावा करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।